video, we are going to discuss about the genetic switch in lambda phages. So बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। अब रेप्लिकेशन के इसके दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, या तो लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करेगा या लिटिक साइकिल परफॉर्म करेगा। सो लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वायरोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। सो लिटिक साइकिल में क्या होता है, घुसो, मारो और निकलो। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है, जब बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच होएगा तो उसका खाली जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेनिट्रेट करेगा इनटू द बैक्टीरिया, एंड उसके बाद में वो अपनी कॉपी बनाएगा और फिर लिसिस हो जाएगी और वो निकल जाएगा। यानी कि लिटिक साइकिल में क्या हो रहा है, घुसो, मारो और निकलो। लाइसोजेनिक साइकिल में वो बैक्टीरिया को मारता नहीं है, वो मारता नहीं है, लेकिन जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में इंटीग्रेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब जो फेज का डीएनए है वो इंटीग्रेट हो जाएगा बैक्टीरियल जीनोम में। एंड इस स्टेट में जो जीनोम है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेज बोलते हैं। सो रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजीज हमारे पास दो हो गई, या तो फेज जो है लाइसोजेनी परफॉर्म कर सकता है या फिर लिटिक साइकिल। अब वो डिसाइड कैसे करेगा, उसके पास दो रास्ते हैं, वो कौन से रास्ते पे जाना पसंद करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास होता है जेनेटिक स्विच, जेनेटिक स्विच, जिससे कि वो ये डिसीजन ले पाएगा। इतने जो डिलेमा में वो फंसा हुआ है कि भाई मैं लिटिक साइकिल परफॉर्म करूँ या लाइसोजेनी परफॉर्म करूँ, तो उसके पास में इससे बाहर निकलने के लिए एक डिसीजन मेकिंग जो है वो किस तरीके से करेगा, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक स्विच। जब लिटिक साइकिल परफॉर्म होगी तो सिर्फ जो लिटिक साइकिल परफॉर्म होने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वही बनेंगे, लाइसोजेनी वाले प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। अगर ऐसी वाइस वर्सा है, अगर लाइसोजेनी परफॉर्म करेगा तो लाइसोजेनी में जो प्रोटीन्स चाहिए सिर्फ वही बनेंगे, लिटिक वाले नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे ना जो फेज है उसके पास में ना दो मेन जीन्स होते हैं, एक तो है CI जीन और दूसरा है क्रो जीन। CI जीन को हम रिप्रेसर जीन भी बोलते हैं, इसको हम रिप्रेसर जीन भी बोलते हैं। और ये क्या फेवर करता है, लाइसोजेनिक साइकिल को फेवर करेगा, मतलब कि लाइसोजेनिक साइकिल को परफॉर्म कराएगा। जो क्रो जीन होता है वो किसको फेवर करता है, लिटिक साइकिल को कराएगा वो। ओके अब ये है आपके लैम्डा फेज का जीनोम। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, अब इसको एक एक करके देखना कौन सी क्या चीज़ है। ये तो है PL का मतलब है वो प्रमोटर जो कि लेफ़्ट साइड में है। अब आप एक पेपर ले लो, उस पर वही चीज़ आप पहले इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लो, वही चीज़ें आपको साइड में बनानी है जो मैं बताती जा रही हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, PL बना लिया, यानी कि वो प्रमोटर जो कि लेफ़्ट साइड में है। फिर हमने यहाँ पे बना लिया PR, यानी कि वो प्रमोटर जो कि राइट साइड में है, राइट साइड वाला प्रमोटर। अब देखो प्रमोटर के पास में क्या होता है, ऑपरेटर भी होता है, लैक ऑपरॉन भी आपने पढ़ा होगा, ट्रिप्टोफैन वाला भी पढ़ा होगा। तो वहाँ पे प्रमोटर के पास में क्या होता है, ऑपरेटर भी होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर राइट साइड वाला, ऑपरेटर लेफ़्ट साइड वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, CI जीन, और दूसरा हमारे पास क्रो जीन, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताए थे कि दो मेन जीन्स तो है ही। CI वाला क्या करता है, लाइसोजेनिक साइकिल को फेवर करेगा, और क्रो वाला लिटिक वाले को। ओके यहाँ पे है फिर N जीन। ओके सो अब हम आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम साथ साथ बात करेंगे। सो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या है, PL है। PL इज़ द जो प्रमोटर आपके लेफ़्ट साइड में है, और PR मतलब वो प्रमोटर जो कि राइट साइड में है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लिटिक मोड ऑफ ग्रोथ होती है। लिटिक मोड ऑफ ग्रोथ इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड, मतलब जब जो DNA है लैम्डा फेज का वो एंटर हुआ होस्ट सेल के अंदर, तो
आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कहाँ पे बाइंड करेगा, PL पर बाइंड करेगा और PR पर बाइंड करेगा, यानी कि जो प्रमोटर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। अब जो ये PL प्रमोटर होता है वो किसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए होता है, N जीन के लिए, और जो PR प्रमोटर है वो किसके लिए होता है, क्रो जीन के लिए। सो जब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर प्रमोटर पे बाइंड हुआ, PL प्रमोटर पर, तो ये जो N जीन है इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, आपका mRNA बन जाएगा, फिर उसका ट्रांसलेशन होगा, आपका प्रोटीन बन जाएगा, एंड वो प्रोटीन क्या है, N प्रोटीन है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास में PR है, PR प्रमोटर जो राइट साइड में है, उसमें आरएनए जो पॉलीमरेज है वो बाइंड हुआ, तो जो क्रो जीन है उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, mRNA बनेगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्रो प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, आपका N प्रोटीन बन गया, आपका क्रो प्रोटीन बन गया। अब ये जो N प्रोटीन आपका बना है ना, ये होता है एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन, एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन होता है, यानी कि जिसका एक्शन क्या होता है, जिसका फंक्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन को चलते रहने देना, मतलब रुकनी नहीं चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन होती रहनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, उसके जो साइड वाला जो जीन है दैट इज़ C3 का जो जीन है उसका भी क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, mRNA बनेगा, mRNA के बाद ट्रांसलेशन से फिर C3 प्रोटीन बन जाएगा लेफ़्ट साइड में। ठीक है, और जो जीन 2 है यहाँ पर क्रो के साइड में, यहाँ पर क्या होता है, C2 होता है, C2 होता है, तो C2 का भी क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, और उसके बाद हमें C2 प्रोटीन जो है मिल जाएगा। और भी होते हैं यहाँ पे OPQ, जो कि हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखे थे ना, यहाँ पे C2 के साइड में जो OPQ है, इनका भी क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। सो जो आपका N है, N क्या होता है, एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन होता है, ये टर्मिनेशन को कंटिन्यू रखता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुकनी नहीं चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन होती रहनी चाहिए। तो C3 का भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, OPQ का भी हो जाएगा और C2 का भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो Q प्रोटीन होता है, मतलब जब यहाँ पे Q प्रोटीन बन जाएगा तो ये जो Q प्रोटीन है वो भी क्या होता है, एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन होता है, सिमिलर एज द N प्रोटीन। तो ये क्या कराएगा, यहाँ पर जो लेट जीन्स है, लेट जो जीन्स होते हैं दैट इज़ उनकी ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। अब क्या होते हैं लेट जीन्स, सो यहाँ पे देखिए इस टेबल में लेट जीन्स A2J S एंड R, A2J जो होता है वो हेड एंड टेल सिंथेसिस कराएगा और S एंड R जो है वो लिसिस जीन्स होते हैं। ओके, सो Q ने क्या करा दिया, लेट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करा दिया। लेट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा तो जो लेट जीन्स होते हैं वो उन प्रोटीन्स को कोड करते हैं जो कि रिक्वायर्ड है फेज के कैप्सिड प्रोडक्शन में, DNA की पैकेजिंग में, होस्ट सेल की लिसिस में। सो दिस इज़ हाउ आपकी लिटिक प्रोसेस परफॉर्म होगा। अब आते हैं लाइसोजेनिक प्रोसेस पर। ओके, सो हमारे पास C3 बन गया था, हमारे पास C2 बन गया था। N जो है वो एंटी टर्मिनेटर है तो उसने C3 बनवा दिया था और C2 का भी ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया था, तो हमारे पास C3 और C2 बन चुका है। अब ये जो C2 होता है ना, ये C2 जाकर के बाइंड होता है कहाँ पर, PRE पर। PRE का मतलब है प्रमोटर ऑफ रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट। अब रिप्रेसर मतलब कि जो CI है, मैंने पहले भी बताया था कि जो CI है वो क्या है, रिप्रेसर भी बोलते हैं उसे। सो PRE मीन्स प्रमोटर ऑफ रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट। सो अब ये जो C2 है वो PRE पर जाकर के यहाँ पर बाइंड होएगा, लेकिन जब ये यहाँ पर बाइंड होता है तो ये अनस्टेबल है, ये इजीली डिग्रेड हो जाता है बाय HFLA जो है वो उसको डिग्रेड कर देता है। HFLA का मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइसोजेनी फैक्टर है, प्रोटीन है बैक्टीरिया के अंदर जो है, वो इसको डिग्रेड कर देगा। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए ये जो C3 है वो भी क्या करेगा, यहाँ पर बाइंड होएगा।
सो यहाँ पे देखिए C2 के साथ में क्या हुआ, अगर C3 भी यहाँ पर बाइंड हो जाता है तो ये जो C2 है वो स्टेबल रहेगा, C2 जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि जो C3 है वो क्या करेगा, जो HFLA C2 को मार रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, C3 इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सो अब ये क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है C2। अब ये RNA पॉलीमरेज को लेके आएगा, बाइंडिंग कराएगा, तो RNA पॉलीमरेज जो है वो ईजिली वहाँ पर आ पाएगा, जो PRE है आपका, प्रमोटर ऑफ रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट। RNA पॉलीमरेज बाइंड हुआ, जिससे क्या हुआ, जो आपका CI था उसका क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, जिससे कि CI प्रोटीन आपका बन गया। अब ये जो प्रोटीन होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपके पास 2 डोमेन्स होती हैं। एक तो डोमेन होती है, एक होता है आपका C जो आपका टर्मिनस है, और एक है आपका N टर्मिनस। अब ये जो C टर्मिनस होता है वो डायमराइजेशन के लिए होता है, और जो N वाला है वो DNA से बाइंड करता है। तो N वाला जो है वो DNA बाइंडिंग के लिए है, और जो ऊपर C वाला है वो डायमराइजेशन के लिए है। अच्छा, ऊपर वाले डायग्राम में आपने देखा था कि यहाँ पे क्रो का जो ट्रांसक्रिप्शन था वो कहाँ पे हुआ था, आपके राइट साइड में, क्योंकि प्रमोटर राइट साइड वाले पे RNA पॉलीमरेज आकर के बाइंड हुआ था। तो अगर यहाँ पर RNA पॉलीमरेज अब बाइंड हुआ है PRE पर, तो पहले तो क्या हो रहा था, सेंस mRNA बना था, दिस पिंक वन इज़ द सेंस RNA। अब इधर भी ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जब ये PRE पे बाइंड हुआ, यहाँ पे PRE पे ये बाइंड हो रखा है, तो अब ये जो क्रो है इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो लेफ़्ट साइड में होगा, जिससे कि आपके पास एंटी बनेगा, एंटी सेंस स्ट्रैंड बनेगा। तो उल्टा इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है। सो अब ये जो सेंस है और जो एंटी सेंस स्ट्रैंड्स है RNA के, वो अब मिल जाएंगे, वो बाइंड हो जाएंगे, जिससे कि ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, तो कोई भी जो क्रो प्रोटीन है वो नहीं बन पाएगा। और यही तो हमें चाहिए, लाइसोजेनी के अंदर तो क्रो प्रोटीन चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए था सिर्फ CI। अब देखो ये जो PL है और जो PRM PR है, मतलब जो ये प्रमोटर्स होते हैं ना, वो एसोसिएटेड होते हैं ऑपरेटर्स से। आपको मैंने ऊपर भी दिखाया था यहाँ पर कि जो आपके पास में ऑपरेटर्स थे, यहाँ पर OL OR जो आपको दिख रहे हैं, प्रमोटर के साइड में क्या होता है, ऑपरेटर होता है। सो ये जो प्रमोटर्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द ऑपरेटर्स। तो अगर हम यहाँ पर जूम करके देखें तो हमारे पास यहाँ पे रीजन्स है OL1 OL2 OL3, एंड यहाँ पे आप देखोगे PRM स्टैंड्स फॉर प्रमोटर फॉर रिप्रेसर मेंटेनेंस, और रिप्रेसर क्या है, CI। तो यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो OR3 OR2 OR1, यहाँ पे हमारे पास 3 रीजन्स हैं। तो अब जो आपका CI बना था यहाँ पर ऊपर, ये जो डायमर आपका बना है ऊपर CI प्रोटीन बना है, अब ये क्या होगा, ये OR1 पे बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये बाइंड हो गया OR1 पे, यहाँ पे क्या हो गया, CI बाइंड हो गया। अब CI की कौन सी डोमेन बाइंड होती है, N डोमेन। C वाली जो होती है वो तो डायमर फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और जो N वाली होती है वो बाइंडिंग करती है। ओके, सो CI जो है वो OR1 पे बाइंड हो गया। जब ऐसा हुआ तो ये जो आपका PR है, ये जो आपका PR है, प्रमोटर जो था राइट साइड वाला, यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज जो है यहाँ पर आकर के बाइंड नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो क्रो जीन का ट्रांसक्रिप्शन पहले हो रहा था तो वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो RNA पॉलीमरेज इट विल नॉट बी एबल टू बाइंड द PR, सो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा क्रो का। सो ये क्रो का नहीं हो पाएगा, इसका मतलब लिटिक साइकिल नहीं होगी। अब विद द हेल्प ऑफ OR1 ये जो CI है वो OR2 से भी बाइंडिंग होती है इसकी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये बाइंड हो जाएगा, OR2 पे भी इसकी बाइंडिंग होगी। अब OR2 पे बाइंड होने से क्या होता है, इसका ज़्यादा एक्सप्रेशन होगा, मतलब जो CI है उसका ज़्यादा एक्सप्रेशन होगा और CI का एक्सप्रेशन होगा। इट विल स्टिमुलेट मोर एक्सप्रेशन ऑफ CI।
क्योंकि जो आपका PRM है यहाँ पर, जो आपका PRM है दैट स्टैंड्स फॉर द प्रमोटर फॉर रिप्रेसर मेंटेनेंस। तो ये जो PRM है वो किसके लिए है? CI के और एक्सप्रेशन के लिए है। सो दैट इज़ प्रमोटर ऑफ रिप्रेसर मेंटेनेंस। सो यहाँ पर अगर जो CI है वो OR2 से बाइंड करता है यानी कि और CI बनेगा। और CI जो होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वो किसको फेवर करता है? लाइसोजेनी साइकिल को। ओके, सो लिटिक साइकिल में क्या हो रहा था? आपके पास क्रोजीन होता है और एंजीन होता है। एंजीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्रोजीन को तो हमने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। PR को ब्लॉक कर दिया तो क्रोजीन तो नहीं बन रहा, तो लाइसोजेनी हो सकती है, लेकिन अभी भी एंजीन बचा है। तो अब ये क्या करता है? ये जो हमारा CI है वो OL1 पे भी बाइंड हो जाएगा। सो इस तरीके से वो OL1 पे भी बाइंड हो गया। अगर वो OL1 पे बाइंड हो जाता है तो वो क्या कर रहा है? जो PL है उसको उसने ब्लॉक कर दिया। PL को ब्लॉक कर दिया तो RNA पॉलीमरेज यहाँ पर आकर के बाइंड नहीं हो पाएगा, जिससे कि जो N है, N जीन है, उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है एंटी टर्मिनेटर जो प्रोटीन था, जो N प्रोटीन है, वो नहीं बनेगा। और अगर N प्रोटीन नहीं बनेगा तो आपका जो C3 है और जो C2 है उसका भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे देखिए लाइसोजेनी में क्या होता है कि जो आपका रिप्रेसर है, जो CI है, वो OR1 पे भी बाइंड हो गया, OR2 पे भी बाइंड हो जाता है, और आपका जो OL1 है वहाँ पे भी बाइंड हो जाता है, जिससे कि वो PL और जो PR है, प्रमोटर्स है, उनको ब्लॉक कर देता है ताकि RNA पॉलीमरेज ना बाइंड कर पाए और क्रो और जो N जीन है वो उनका ट्रांसक्रिप्शन ना हो पाए, जिसकी वजह से लाइसोजेनी को वो फेवर कर रहा है। तो लाइसोजेनी में ना क्रो बन रहा है ना N बन रहा है, सिर्फ जो है CI जो जीन है आपका वही बनेगा। तो लाइसोजेनी कौन कराता है? CI रिप्रेसर जीन यहाँ पर आपका बनेगा। और लिटिक में क्या हुआ था, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वहाँ पे N जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ था और क्रो जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, तो N प्रोटीन और क्रो प्रोटीन हमारा बन गया था, लेकिन जो CI है वो वहाँ पर नहीं बनता है इन केस ऑफ लिटिक साइकिल। अब एक टर्म आती है यहाँ पर विच इज़ नेगेटिव ऑटो रेगुलेशन। नेगेटिव ऑटो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि जो CI है ना वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा ही बन रहा है, बहुत ज़्यादा ही सिंथेसिस हो रही है उसकी, तो वो खुद की सिंथेसिस को रिप्रेस करता है। कैसे करेगा? जो CI है वो बाइंड हो जाएगा OR3 पर, OR3 पर वो बाइंड हो जाएगा। OR3 के साथ में उसकी लीस्ट अफिनिटी होती है, वो अपनी ही क्या कर लेगा? यहाँ पे बाइंड होकर के खुद की ही सिंथेसिस को रिप्रेस कर देगा, क्योंकि OR3 किसका रीजन है? PRM का, प्रमोटर ऑफ रिप्रेसर मेंटेनेंस। खुद की ही मेंटेनेंस को रोक दिया उसने, खुद की ही सिंथेसिस को रोक दिया, रिप्रेस कर दिया। तो यहाँ पर कोई CI जो है वो आगे फर्दर नहीं बनेगा। तो अगर वो खुद की ही सिंथेसिस को रोक रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, तो लाइसोजेनी में क्या होता है कि जो रिप्रेसर है आपका, जो CI है, वो OR1 पे बाइंड हो जाएगा, OR2 पे बाइंड हो जाएगा, OL1 पे बाइंड हो जाएगा, जिससे कि N जीन और क्रो जीन का जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। लिटिक साइकिल में सो जो लिटिक साइकिल होता है, लिटिक साइकिल में क्या होता है कि जो आपका क्रो डायमर होता है वो OR3 से बाइंड कर जाता है, विच इज़ द ऑपरेटर एट द PRM प्रमोटर ऑफ रिप्रेसर मेंटेनेंस, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। तो RNA पॉलीमरेज जो है वो PRM पर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो CI की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी एंड आपका लिटिक साइकिल चलेगी। अब जैसे मैंने CI के केस में आपको बताया था नेगेटिव ऑटो रेगुलेशन, वैसे ही क्रो के केस में भी क्या होता है? नेगेटिव ऑटो रेगुलेशन, यानी कि अगर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये खुद की सिंथेसिस को ही रोकता है। कैसे रोकेगा? ये बाइंड हो जाएगा कहाँ पर? इसकी बाइंडिंग हो जाएगी
ये बाइंड हो जाएगा आपका OR2 पर और OR1 पर इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे बाइंड होता है तो ये खुद की सिंथेसिस को रोकेगा, दैट इज़ नेगेटिव ऑटो रेगुलेशन। और अगर वो दूसरे की को रोक रहा है तो वो पॉजिटिव है, मतलब अगर वो OR3 पे बाइंड हुआ तो वो CI की रोकेगा सिंथेसिस को, जिसकी वजह से लिटिक साइकिल होगी। तो अभी तक इतनी जो मैंने कहानी आपको सुनाई है, इतना तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए कि लिटिक में जो है क्रो जीन और एन जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और लाइसोजेनी में क्या हो रहा है, ओनली CI जीन जो है वो आपका एक्सप्रेस हो रहा है। CI जीन जो है वो यहाँ पर उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, सो लाइसोजेनी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लाइसोजेनी होती है वहाँ पे जो फेज का DNA होता है वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ में क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। तो इस इंटीग्रेशन के लिए हमें एक प्रोटीन चाहिए रहता है विच इज़ नोन एज द इंटीग्रेज प्रोटीन। क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए इंटीग्रेज प्रोटीन। अब ये जो इंटीग्रेज प्रोटीन होता है वो कैसे बनता है, यहाँ पर जो फेज का जो जीनोम है वहाँ पे INT जीन होता है, INT जीन होता है। इसके लिए प्रमोटर क्या है, PI यहाँ पर प्रमोटर है। ओके, सो PI जो प्रमोटर है वहाँ पर दैट इज़ द प्रमोटर फॉर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका C2 है, C2 यहाँ पर बाइंड करता है एंड हेल्प करता है RNA पॉलीमरेज को कि यहाँ पर आकर के वो उस प्रमोटर पे आकर के बाइंड हो और ट्रांसक्रिप्शन हो, किसका, हमारे INT का ट्रांसक्रिप्शन हो, और ट्रांसलेशन के बाद आपको क्या मिल जाए, इंटीग्रेज प्रोटीन मिल जाए। ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर इसको रोकने के लिए, इस प्रोसेस को रोकने के लिए देयर इज़ अ SIB जीन। SIB जीन जो होता है या जो सीक्वेंस है वो क्या करता है, जो SIB साइट है, जो सीक्वेंस है SIB साइट, वो लार्ज स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स बना लेती है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन जाते हैं, RNA के अंदर स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, एंड जिसकी वजह से सिग्नल मिलेगा किसको, RNase-3 को सिग्नल मिलेगा कि आओ और इसको क्लीव कर दो, इसको कट कर दो RNA को। ठीक है, मतलब कि जो इंटीग्रेज प्रोटीन जिस RNA से बनना था उसी RNA पे इसने क्या किया, स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स बना दिए, जिसकी वजह से RNase-3 को सिग्नल मिल गया कि ये जो RNA है जो कि इंटीग्रेज प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, जिससे इंटीग्रेज प्रोटीन बनना है फर्दर ट्रांसलेशन के बाद में, आप इस RNA को आकर के कट कर दो। तो ये जो RNase-3 है वो उसको क्या कर देगा, RNA को कट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल प्रिवेंट द इंटीग्रेज प्रोटीन सिंथेसिस। इंटीग्रेज प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ओके, अब हम फटाफट से जीन्स और देख लेते हैं कि क्या क्या काम है। ये सारे हमने वैसे पढ़ लिए हैं प्रोसेस के अंदर, लेकिन फिर भी N जो है दैट इज़ द एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था। N जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन होता है। क्रो जो होता है, क्रो जीन से क्रो प्रोटीन बनता है, एंड क्रो जो होता है वो इनहिबिटर होता है CI सिंथेसिस का। क्रो जो होता है वो किसको फेवर करता है, आपके लिटिक साइकिल को फेवर करेगा। देखो, क्रो और जो CI है ना वो दुश्मन है एक दूसरे के इनहिबिटर्स हैं। यहाँ पे क्रो जो है वो इनहिबिटर है किसका, CI का, एंड अर्ली जीन है तो ये अर्ली रेगुलेशन में हेल्प करता है। देन वी हैव C2 जो होता है दैट कोड्स एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ CI एंड इंटीग्रेज एंड अर्ली रेगुलेशन। आपने देखा था अभी कि जो इंटीग्रेज जीन था वहाँ पर C2 बाइंड होता है। C2 जब बाइंड होता है तब RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग होती है। ऐसे ही हमने ऊपर देखा था कि CI के लिए भी हमें क्या चाहिए, C2 की बाइंडिंग चाहिए,
यहाँ पे आपने देखा था ना, जब CI बना था तो PRE पे हमने C2 की बाइंडिंग कराई थी। C3 क्या करता है, C2 को स्टेबलाइज करता है। INT इज़ द कोड्स फॉर द इंटीग्रेस, जो वो तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था। इंटीग्रेस जो होता है वो किस लिए चाहिए, ताकि इंटीग्रेशन हो पाए। जो फेज DNA है, फेज का जो जीनोम है, वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल में इंटीग्रेट हो पाए, बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो पाए। देन वी हैव द एक्सीजनेस प्रोटीन, जो कि क्या कराता है, फंक्शन इज़ द एक्सीजन ऑफ प्रोफेज। O मीन्स, O जो जीन है वो DNA रेप्लिकेशन के लिए है। P जीन इज़ फॉर DNA रेप्लिकेशन ऑफ द फेज। Q जो है वो कोड करता है, एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन है, एंड वो लेट जो जीन्स हैं आपके उसके ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है। लेट जीन्स क्या है, A to J, जो कि हेड और टेल सिंथेसिस करेंगे। S and R लिसिस जीन्स होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and also subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.